हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? आज हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 2, वो भी किसके? आवर इन्वायरमेंट चैप्टर के। तो आर यू रेडी विथ मी? ओके, तो चलिए, आई होप आप लोग तैयार होंगे इस चैप्टर को चालू करने के लिए, जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट। ये लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए, इसको चालू करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन करें। आप जानते ही होंगे, जिन्होंने मेरी प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, कि हम कोई भी लेक्चर चालू करने से पहले उसके प्रीवियस का रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन विद मोनू सर के लिए तैयार है आप लोग? ठीक है, तो आई होप आप लोग तैयार होंगे। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पहले पढ़ा था एनवायरमेंट क्या है। तो हमने क्या देखा था? एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज एन एनवायरमेंट। मतलब हम लोग चारों तरफ जिन चीजों से घिरे हैं उसको एनवायरमेंट कहा जाता है। और इसमें लिविंग फैक्टर और नॉन लिविंग फैक्टर दोनों इंक्लूडेड है। मतलब समझ लीजिए, अगर मैं इस कमरे में शूटिंग कर रहा हूं, तो ये जो कमरे की वॉल्स है मेरे लिए, और समझ लीजिए मैं हूं, हम दोनों को मिला के कोई चीज कहा है, तो हम कहेंगे कि यार एनवायरमेंट में हूं मैं। ओके, हमने ये देख लिया। टाइप ऑफ वेस्ट हमने देखे थे, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में क्या था? बायोडिग्रेडेबल में ऐसे वेस्ट थे जिनको हम ब्रेक डाउन कर सकते थे, किसमें? नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस, जो कि नेचर के लिए हानिकारक नहीं थे। और हमने देखा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में ऐसे सब्सटेंस जो कि नेचर के लिए पॉइजनस थे, हमने इतना देखा, और वो नेचर को हार्म कर रहे थे। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स में ओनली नेचुरल मटेरियल्स आते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स में मैनमेड मटेरियल्स आते हैं। अब नेचुरल में क्या क्या आएगा? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स में नेचुरल में आ जाएगा एनिमल डंग, आपने गाय का गोबर देखा होगा, वो आ जाता है। ठीक है, ग्रास आ जाएगा, जूट आ जाएगा, ऐसी चीजें इसमें आती है। अब मैनुएट में क्या आ जाएगा? डीडीटी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब ऐसी चीजें आएंगी। और ग्लास, जैसे कि आपने पेन तो यूज किया होगा, बॉल पेन, उसकी जो रिफिल देखी होगी अंदर प्लास्टिक की बनी रहती है, वो ग्लास, ऐसी चीजें आ जाएंगी इसमें। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा? अब इसके बाद हमने देखा क्या? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक ऐसी जगह है, ठीक है, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक ऐसी जगह है जो कि जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग एक जगह मिलके रहते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि डेजर्ट, फॉरेस्ट, ऐसी जगह है। ठीक है, तो डेजर्ट में क्या क्या है? रेत रेत है सिर्फ। ठीक है, रेत है, और वहां पे ऊंट ऊंट रहते हैं, तो उन दोनों को मिला के क्या कहा जाएगा? वो एक इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, डेजर्ट एक इकोसिस्टम हो गया। अब हमने एक क्वेश्चन हमने भी किया था। क्या किया था क्वेश्चन? कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग क्यों है? क्योंकि एक बात मैं आपको बता रहा हूं, इन दोनों को, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जब डिकम्पोज होते हैं तो इनको डिकम्पोज कौन करता है? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर में कौन कौन आएगा? बैक्टीरिया, फंगाई, ऐसे जीव आते हैं। ओके, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैपेबिलिटी होती है क्या? उनका कैपेबिलिटी होती है कि नेचुरल मटेरियल्स को वो अच्छे से ब्रेकन डाउन कर सकते हैं, ब्रोकन डाउन। ओके, और उसको नहीं कर सकते। ठीक है, हमने क्या देखा कि नेचुरल मटेरियल्स को ब्रोकन डाउन कर सकते हैं और बाकी मैनमेड को नहीं कर सकते। तो उनकी यही खास प्रॉपर्टी जो कि उनको अपने काम में और ज्यादा अच्छे से काम करने में मदद करती है, इसीलिए हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को एक साथ मतलब पहचान सकते हैं। ठीक है, इतना हमने देखा। अब इकोसिस्टम कितने टाइप्स का? इकोसिस्टम भी 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। अब देखिए नेचुरल में क्या आ गया? नेचुरल में मैंने आपको बताया, डेजर्ट आ गया आपका, ओशन आ गया, रिवर आ गया। अब मैं आपको बताऊं कि मैन मेड में क्या आ गया? गार्डन आ गया आपके, जो मतलब गार्डन होगा आपके घर का, वो आ गया। जू आ गया, चिड़ियाघर। ठीक है, तो इतने सारे हमने पढ़े। अब हम आगे देखिए, हमने क्या देखा था कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और मतलब ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात हमने की थी। तो हमने क्लासिफाई किया था। ठीक है, उनको तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर में हमने पढ़ा जो कि खाना बना रहे हैं, जो ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन अलगाई है जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम द अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। अब कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर में हम ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं जो कि डिपेंड किस पे रहते हैं? हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पे। आई होप आप इतना समझ चुके होंगे। अब कंज्यूमर के भी 3 टाइप्स है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। हार्बीवोरस में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि बिल्कुल शाकाहारी है, घास पत्ती ये सब खाते हैं। ओके, कार्निवोरस में क्या आएगा? कार्निवोरस में ऐसे एनिमल्स आएंगे जो कि सिर्फ मांस 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 खाते हैं। ओके, ओनली मीट। ठीक है, अब ओमनिवोरस में देखें तो दोनों चीज खा लेंगे, घास वास भी खा लेंगे और ये भी खा लेंगे नॉर्मल। और इसके एग्जांपल्स अगर आप और डिटेल में जानना है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब ये सिर्फ एक तरह का रिवीजन है। ओके, हमने इतना देख लिया। अब मैंने बात की थी कि डिकम्पोजर के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं डिकम्पोजर के बारे में। और इससे पहले आपको एक छोटी सी चीज मैं बता दूं। क्या? अब वो छोटी चीज है कि मैंने पहले आपको ट्रॉपिक लेवल,
मैंने जो आपको बताया ना था कि सबसे पहले नीचे प्रोड्यूसर रहता है, उसके ऊपर प्राइमरी क्या बोलते हैं उसे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टॉप कंज्यूमर। ओके, तो मैंने वो आपको ट्रॉपिक लेवल बता दिया है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि उसको ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। मैंने आपको बोलता कि जो प्रोड्यूसर में प्लांट्स आ जाते हैं, हार्बिवोरस जो होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर है जो स्मॉल कार्निवोरस होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टॉप कंज्यूमर में बड़े कार्निवोरस आ जाते हैं। तो उसी को आज हम थोड़ा लिखेंगे भी। तो आप लोग तैयार है? इसी के साथ हमारा रिवीजन यहाँ पे खत्म हो चुका है और हम आगे बढ़ रहे हैं किसमें, डिकम्पोजर की ओर। ठीक है, तो चलिए डिकम्पोजर की ओर बढ़ते हैं। तो अपने हेडिंग पहले डालते हैं हम डिकम्पोजर की। ठीक है, डी कम पोजर। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, डिकम्पोजर के बारे में। अब डिकम्पोजर मैं आपको बता दूं कि इसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, डेड बॉडीज में, एनिमल्स और प्लांट्स की, उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स। आम भाषा में कहूं तो जब किसी कोई व्यक्ति मर जाता है, कोई पशु मर जाता है, तो उसको गलाने में, सड़ाने गलाने में उसकी बॉडी को जो काम मदद करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डिकम्पोजर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक बार लिख लेते हैं, क्या है, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which broken down complex ऑर्गेनिक, हमारे मतलब बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जिनको जलाया जाता है और राख हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को मेनली कहते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट कहाँ होते हैं, प्रेजेंट इन डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, हमने इतना देख लिया क्या, कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ब्रोकन डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो कि कहां मिलता है, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने इतना देख लिया। इनटू किसमें तोड़ता है वो, सिंपलर सब्सटेंसेस, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस कॉल्ड डिकम्पोजर। हमने इतना देख लिया। अब जो चीज मैंने आपको समझाई वही चीज मैंने लिख दी। मैंने क्या बताया कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड बॉडीज में, जो कि प्लांट और एनिमल्स की डेड बॉडीज में जो प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डिकम्पोजर कहते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब इनका काम क्या है, डिकम्पोजर का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो अब इसके फंक्शन की बात करें तो मैं आपको इसके एक दो फंक्शन बता देता हूं कि इसका पहला फंक्शन जो है ना, मैंने जैसे कि हमने लिखा है कि डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको क्लिनसिंग एजेंट, क्या, क्लिनसिंग एजेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट कहा जाता है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट से जो कूड़ा कचरा होता है उसको खत्म करने का काम करते हैं। ओके, आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम देखें, तो अभी नेक्स्ट का काम है, देखिए मैं आपको एक बता दूं कि जैसे कि समझ लीजिए प्लांट है, ठीक है, प्लांट मर गया तो जमीन पे लेटा हुआ है। अब इसको, प्लांट को जैसे ही इन लोगों ने सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ा, तो जो प्लांट के अंदर की एनर्जी थी ना, वो सॉइल में चली गई। ठीक है, सॉइल में चली गई, तो उसी सॉइल में जो एनर्जी गई, उसी सॉइल की एनर्जी से एक और न्यू प्लांट उग गया। ठीक है, आप इतना समझ गए। तो इससे क्या हो, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और रिसाइकलिंग ऑफ एनर्जी, मतलब जो एनर्जी, वो जो प्लांट मरा था उसमें जो एनर्जी थी, उस एनर्जी का हमने रिसाइकलिंग करके एक नया प्लांट बना लिया, तो उसी को हम कहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमारे मतलब अर्थ में जो लाइफ चल रही है वो इसी की वजह से चल रही है। हम फंक्शंस लिख लेते हैं यहाँ पे, फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस क्या है, डिकम्पोजर्स हेल्प in decompose dead bodies of plants and animals, hence known as क्लिनसिंग एजेंट। ठीक है, क्लिनसिंग
एजेंट ऑफ एनवायरमेंट, क्लींसिंग एजेंट ऑफ एनवायरमेंट। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने फंक्शन में पहला ये फंक्शन लिख लिया कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो डिकम्पोज मतलब सड़ाने गलाने का काम करते हैं डेड बॉडीज को, इसलिए वो हमारे एनवायरमेंट का कूड़ा कचरा भी साफ कर देते हैं उसी के साथ साथ, इसलिए हम इनको क्लींसिंग एजेंट ऑफ आवर एनवायरमेंट कहते हैं। तो पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए, अगर आपने इसको लिख लिया होगा तो हम नेक्स्ट इसका एक और फंक्शन देख लेते हैं। तो अब इसका एक और नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, मैंने आपको बताया था कि रिसाइकलिंग ऑफ एनर्जी करता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि कैसे रिसाइकलिंग ऑफ एनर्जी करता है। तो देखिए, हम यहां देखें डिकम्पोजर्स हेल्प इन रिसाइकलिंग, क्या करता है, रिसाइकलिंग ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन इज नोन। हमने क्या देखा कि डिकम्पोजर्स जो है एनर्जी की रिसाइकलिंग करने में मदद करता है हमारे इकोसिस्टम में, इन एन इकोसिस्टम। फिर इसी की वजह से लाइफ हमारी पॉसिबल होती है ऑन अर्थ, लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। तो इसी के साथ हमारे दो फंक्शंस हो गए कि डिकम्पोजर क्या है और डिकम्पोजर के दो फंक्शन क्या है। इस डिकम्पोजर का काम होता है कि माइक्रो या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे मतलब एनवायरनमेंट से जो कि डेड बॉडीज होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, उसको अच्छे से डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, डिकम्पोज करते हैं और उनकी बॉडी में से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे हमारे इकोसिस्टम के अंदर। अब हम चालू करते हैं क्या, फूड चेन। ठीक है, क्या चालू करेंगे, फूड चेन। तो चलिए पहले यहीं पे फूड चेन भी मैं लिख देता हूं, फूड चेन। ठीक है, तो हम चालू करेंगे अब फूड चेन। तो पहले आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए इसी के साथ फूड चेन चालू करते हैं। तो फूड चेन क्या है, हम कह सकते हैं अब फूड चेन इज अ सीरीज मतलब आप समझते हैं कि जैसे कि कंटिन्यूएशन में चलती रहती है जो चीज, उसको सीरीज कहते हैं। मतलब 1 2 3 4 ये जो नंबर्स है ये कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं, ABCD ये ऐसे कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। तो जो फूड चेन है एक ऐसी सीरीज है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा जाता है। ठीक है, हम क्या समझे, अ फूड चेन इज अ सीरीज इन विच वन ऑर्गेनिजम्स ईट अनदर ऑर्गेनिज्म एज अ फूड। मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को फूड के रूप में इंटेक कर लेता है उसका। ठीक है, अब इसमें जो क्या बोले कि जो फूड चेन है स्टार्ट कहां से होता है, फूड चेन जो है प्रोड्यूसर लेवल से स्टार्ट होता है। प्रोड्यूसर लेवल मतलब हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ऐसे ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन अलगे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये इनका स्टार्टिंग लेवल होता है फूड चेन का, क्या प्रोड्यूसर्स जो है इनका स्टार्टिंग लेवल होता है। ठीक है, और ये जो है फूड चेन क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, ये सिंगल डायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को ये दिखाता है। मतलब जो एनर्जी है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी। जैसे कि समझ लीजिए मैंने प्लांट्स को खाया, मतलब मैंने कोई सब्जी खाई, ठीक है, प्लांट, और उसमें एनर्जी, उसकी एनर्जी आ गई मेरे में। ठीक है, तब ऐसा तो होगा नहीं कि मेरी एनर्जी उसमें चली जाए। तो ठीक है, तो इसलिए मतलब ये सिंगल डायरेक्शनल एनर्जी दिखाता है। मतलब मैं खाऊंगा तो मुझे एनर्जी मिलेगी, फिर जो मेरे को खा जाएगा उसको एनर्जी मिलेगी मेरी। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, फूड चेन इज series of organisms in which one organism eats खा जाता है another organism as a food। ठीक है, खाने के रूप में, organism as
ए फूड। अब देखें हम इसके कुछ पॉइंट्स देखें तो फूड चेन स्टार्ट्स शुरू होता है विथ प्रोड्यूसर लेवल। कौन सा लेवल? प्रोड्यूसर लेवल। हाँ, तो हमने क्या देखा कि प्रोड्यूसर लेवल से शुरू होता है। अब देखें हम कि फूड चेन क्या करता है। फूड चेन रिप्रेजेंट्स। फूड चेन क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है क्या? फूड चेन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, सिंगल डायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमने फूड चेन के बारे में क्या जाना कि फूड चेन एक ऐसा सीरीज है, मतलब जो कि ऐसा कंटिन्यूएशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है, दूसरे को तीसरा खा जाता है, तीसरे को चौथा खा जाता है। ठीक है, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म और खाने के रूप में खाते हैं वो लोग। जैसे कि प्लांट ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को मेंढक ने खाया, मेंढक को ईगल ने खाया, ऐसे ही चलता रहता है कंटिन्यूएशन में। ठीक है, तो उसी को फूड चेन कहा जाता है। फूड चेन जो चालू होता है प्रोड्यूसर लेवल से चालू होता है। फूड चेन में रिप्रेजेंट क्या करता है? सिंगल डायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आई होप आपने ऊपर वाला लिख लिया होगा, तो मैं अभी सिर्फ ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं और कुछ एग्जांपल्स लिख दे रहा हूं फूड चेन के। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख दे रहा हूं फूड चेन के। जैसे कि देखिए ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को कौन खाया जाएगा? फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग को खा गया स्नेक को खा गया ईगल। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब हमारा दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो ग्रास को खाया गॉट ने, गॉट को खाया लायन ने। ठीक है, तो ऐसे ही हो गया। तो इसी के साथ हमारे एग्जांपल्स भी हमने लिख लिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फूड वेब। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए। आई होप आपने अब इसको लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटा सकता हूं। तो चलिए अब इसी को हम मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? फूड वेब। अब ये चैप्टर अपनी एंड की ओर बढ़ता जा रहा है। अब इस चैप्टर को मेरे ख्याल से एक, अगर इसमें हमने अच्छे से कवर किया तो ये इसमें खत्म हो जाएगा, या फिर एक छोटा सा लेक्चर लेगा 15-20 मिनट का, उसमें भी खत्म हो जाएगा। फूड वेब डिफरेंस आ सकता है पूछ के कि फूड चेन और फूड वेब में अंतर क्या है, तो मैं आपको बता दूं। फूड वेब एक ऐसा नेटवर्क है, वो भी लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन, मतलब फूड चेन में तो सिर्फ एक ही फूड चेन चल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्रास हॉपर ने ग्रास हॉपर को मेंढक ने, मेंढक को स्नेक ने, स्नेक को ईगल ने। ठीक है, तो ये तो एक ही चल रही है ना, मतलब एक ही फूड चेन है। अब जब ऐसी बहुत सारी फूड चेन मिल जाती है तो इनको क्या कहा जाता है? फूड वेब। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं पहले द नेटवर्क ऑफ large number of food chains in an ecosystem is known, जिसको कैसे जाना जाता है? is known as food web। तो आपने क्या देख लिया? फूड वेब क्या है? फूड वेब एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे फूड चेन मिलकर एक ही इकोसिस्टम में मिलते हैं, तो उसको फूड वेब कहते हैं। मतलब एक इकोसिस्टम में जब बहुत सारे फूड चेन मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? फूड वेब। जैसे कि एक हम इकोसिस्टम की बात कर ले, चलिए एक इकोसिस्टम लेते हैं फॉरेस्ट। ठीक है, हमने क्या इकोसिस्टम ले लिया? फॉरेस्ट के अंदर अब जितने भी फूड चेन के प्रोसेस हो रहे होंगे उन सबको एक में अब कंसीडर लेके मैंने ले लिया ईगल प्राइमरी। ठीक है, यहां बना लीजिएगा इसे ईगल। यहां देखिए क्या लिखा मैंने? ग्रास। ठीक है, यहां भी लिखता हूं ग्रास, यहां भी मैंने लिख दिया ग्रास। ठीक है, समझ लीजिए फॉरेस्ट के अंदर ग्रास है। अब इस ग्रास को किसने खाया?
रैबिट ने, ठीक है। अब इस रैबिट को ईगल ने खा लिया। ग्रास को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने। ग्रास हॉपर ने। ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने। स्नेक को किसने खा लिया? ईगल ने, ठीक है। अब इसी से यहां देखिए, ग्रास को किसने खाया? गॉट ने, ठीक है। और हम देखें कि समझ लीजिए गॉट पे अटैक कर दिया किसने? ईगल ने, तो इसने इसको खा लिया। तो ऐसे ही हमारा फूड वेब, मतलब ये एक इकोसिस्टम में, समझ लीजिए कि यहां मैंने ऐसे डब्बा बना दे रहा, समझ लीजिए एक इकोसिस्टम है, ये एक इकोसिस्टम है। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इकोसिस्टम यहाँ पे बस ये आपको लिखना है, ठीक है। ये वाला हमने इतना देख लिया। या फिर अगर ग्रास को गॉट ने खाया, चलिए ठीक है, गॉट को ईगल ने खाया, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा, तो इसके बदले आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि ग्रास को खाया किसने, या ग्रास की जगह चलिए ग्रेन कर देते हैं, ग्रेन। ग्रेन को खाया किसने? ग्रेन को खाया रैट ने। अब रैट को खाया ईगल ने, अब सही है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और फूड वेब हमारा खत्म हो चुका है। इसी के साथ साथ देखा आपने कि एक फॉरेस्ट के अंदर जितने भी फूड चेन के प्रोसेसेस हो रहे हैं, उन सबको एक साथ मिला के हम लोगों ने क्या कहा? फूड वेब, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो चलिए, आपने इसको कर लिया होगा। अब इसके बाद हम देखें ट्रॉपिक लेवल। हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है, इसलिए अब हमें उतना दिक्कत नहीं होगा समझने में। लेकिन चलिए हम एक बार उसको लिख भी लेते हैं कि ट्रॉपिक लेवल होता क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले हम ट्रॉपिक लेवल को लिखने जा रहे हैं। पहले ट्रॉपिक लेवल को लिख लेते हैं, फिर हम समझेंगे और फिर आप आसानी समझ जाएंगे। ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल, तो यहां हम लिखे द वेरियस स्टेप्स इन a food chain at which transfer of energy takes place is known as trophic level in food chain. Each step represents an organism to form trophic level. ये बन गया आपका समोसा। यहां आगे प्रोड्यूसर, ये मैंने आपको बनवा रखा है ना, तो इसी को बस हम समझ रहे हैं और इसको ही हम लिख दिए थोड़ी भाषा में, ठीक है। ये हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया हमारा टॉप कंज्यूमर, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं मैंने लिखा क्या है। ट्रॉपिक लेवल मैंने लिखा है, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल होता क्या है? द वेरियस स्टेप्स, ये देखिए वेरियस स्टेप्स है इसमें, 1 2 3 4, 4 सीढ़ियां हैं इसमें, ठीक है। द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, इसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है हर स्टेप पे, ठीक है। समझ लीजिए प्रोड्यूसर है, यहाँ प्रोड्यूसर हमने लिया घास को खाया गॉट ने, ठीक है। या फिर हम लेते हैं ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ठीक है। प्रोड्यूसर में हो गया ग्रास। अब ग्रास को जो खाएगा ग्रास हॉपर, उसको एनर्जी मिलेगी, तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। ग्रास हॉपर को खाएगा मेंढक ने खाया, तो मेंढक को एनर्जी मिली, ठीक है। अब मेंढक को समझ लीजिए खा गया सांप,
तो उसको सबको एनर्जी मिली, मतलब हर स्टेप पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो उसी को ट्रैफिक लेवल कहा जाता है। मतलब क्या कहते हैं, द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। मतलब जहां हर स्टेप पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर हुए उसको ये ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। अब हम देखें फूड चेन के अंदर हर स्टेप पे एक ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट होता है। ये देखिए जो हमने बनाया है समोसा, तो यहाँ पे हर स्टेप पे ना कोई ऑर्गेनिज्म शो हो रहा है। मैंने आपको बताया था प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, हार्बीवोरस, ठीक है, हार्बीवोरस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था स्मॉल कार्निवोरस, स्मॉल मतलब छोटे कार्निवोरस एनिमल्स, जैसे मेंढक हो गया, छिपकली हो गई। अब इसमें आ गए टॉप कार्निवोरस, मतलब बाघ हो गया, शेर हो गया, ये से। तो देखिए जो हमने डेफिनेशन लिखी पूरा सही है। हर वेरियस स्टेप पे, ये फूड चेन के वेरियस स्टेप पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, फूड चेन में हर स्टेप जो है रिप्रेजेंट करता है एक ऑर्गेनिज्म। हर स्टेप, यहां आगे प्लांट, देखिए हर स्टेप जो है किसने किसी ऑर्गेनिज्म को दर्शा रहा है। पहला स्टेप प्लांट को दर्शा रहा है, दूसरा स्टेप और हेर्बिवोरस को, तीसरा स्मॉल कार्निवोरस को, और चौथा टॉप कार्निवोरस को। इसी के साथ हमारा जो ट्रॉफिक लेवल है खत्म हुआ। आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये आपने कर लिया होगा, तो अब इसी के बाद हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी मिटा के फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब एक हमारा छोटा सा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बता दूं आपको। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पहले आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए, फिर उसके बाद हम करेंगे आगे, समझेंगे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्योंकि मैं आज ये टॉपिक खत्म कर देना चाहता हूं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हम लिख सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, the transfer of energy is actually a community, in which step wise energy transfer, एनर्जी एंड फूड ट्रांसफर। हमने क्या लिखा, ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ये वास्तविकता में एक समुदाय है, ठीक है, मतलब एक ग्रुप है, ठीक है। एक ग्रुप है जिसमें स्टेप वाइज एनर्जी और फूड का ट्रांसफर होता है। जैसे कि हमने देखा था स्टेप वाइज कैसे, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, ऐसे फिर सेकेंडरी, ऐसे, ठीक है। तो हमने लिखा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी असल में एक ग्रुप है जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप फूड का और एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। आप एक चीज लिखते हैं, इन प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स टेक्स ओनली 1% of solar energy from plant for make their food। तो हमने क्या देखा कि जो प्लांट्स है वो अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट लेती है, हम सबको पता है। लेकिन सनलाइट जो उसने लिया, उसने उस लाइट एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और सिर्फ 1% सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करती है। हमने देखा इन प्लांट टेक्स ओनली 1% ऑफ सोलर एनर्जी फ्रॉम प्लांट, नहीं, हमने क्या लिखा, इन प्लांट्स के अंदर प्लांट्स 1% एनर्जी लेता है, सोलर एनर्जी फ्रॉम सन and convert light energy, लिख लेते हैं, and convert light energy into
केमिकल एनर्जी into chemical energy for making their, सिर्फ अपना खाना बनाने के लिए। तो हमने देख लिया क्या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या होती है। हर स्टेप पे हमारे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, किसके माध्यम से, फूड के माध्यम से। ठीक है, हमने इतना देखा। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट सिर्फ 1% सोलर एनर्जी लेते हैं जो कि सन से आती है, और उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। तो आपने इतना समझा, पहले आप इसको राइट डाउन कीजिए कॉपी में। तो चलिए, आपने इसको कर लिया होगा। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब इसके बाद दो टॉपिक आ रहे हैं जिसको सबसे ज्यादा पेपर में पूछा गया है अभी तक। तो दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, 10% लॉ। अब देखिए 10% लॉ है क्या। पहले हम देखते हैं 10% लॉ किसके द्वारा दिया गया है। 10% लॉ जो है साइंटिस्ट किंडेमन द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, साइंटिस्ट किंडेमन। ओके, इन 1942। ठीक है, ये अभी हम लिखेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। 10% लॉ वाज गिवन बाय किंडेमन इन 1942। इतना हो गया। 10% लॉ क्या है, समझ लीजिए मैं प्लांट को खा रहा हूं, तो प्लांट में जितनी एनर्जी है, समझ लीजिए 20,000 जूल है, तो उसका 10% मेरे को मिलेगा। अब 20,000 का 10% कितना होगा, 20,000 इंटू 10%। ठीक है, 20 से 20 क्या, 2,000 जूल। 2,000 जूल मेरे को एनर्जी मिलेगी। अब समझ लीजिए मेरे को शेर ने खा लिया, तो शेर को भी 10% एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो अब इसका भी 10% अगर निकाल ले हम, 20 काटिए, 200 जूल, तो डायरेक्ट शेर को 200 जूल एनर्जी मिलेगी। ठीक है, मतलब सिर्फ देखिए, अगर हमने बात करते हैं कि प्लांट जो है सोलर एनर्जी का सिर्फ 1% लेता है। ठीक है, हमने प्लांट को खा लिया, तो हमको प्लांट के में से कितनी एनर्जी मिलेगी, 10%। मुझे जिसने खाया फिर उसको 10%, उसको फिर जिसने खाया उसको 10%। ठीक है, इसलिए जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं लोग, उनमें एनर्जी ट्रांसफर बहुत कम होता है। तो आप पहले लिख लेते हैं 10% लॉ was given by scientist Kindeman। ठीक है, in 1942। only 10% of energy transfer to the next trophic level and remaining, और जो बची हुई 90% एनर्जी है, and remaining 90% of energy इस्तेमाल हो जाती है किसमें, लाइफ प्रोसेस में, उस जिसके अंदर पहले से एनर्जी होती है। रिमेनिंग 90% ऑफ एनर्जी इज यूज्ड, इस्तेमाल हो जाती है इन द लाइफ प्रोसेस ऑफ प्रेजेंट ट्रॉफिक लेवल। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां लिख दे रहा हूं, मार्कर उतना अच्छे चल नहीं रहा है, इंपॉर्टेंट। अब 10% लॉ क्या है, 10% लॉ हमने पहले जान लिया था कि साइंटिस्ट किंडेमन द्वारा दिया गया 1942 में। अब इसमें क्या होता है, प्लांट जो है सिर्फ 1% एनर्जी लेती है सोलर एनर्जी का, लेकिन हम प्लांट को खाएंगे तो हमको प्लांट में जितनी एनर्जी होगी उसका 10% मिलेगा। फिर हमको अगर कोई खाएगा तो उसको हमारे अंदर जो एनर्जी है उसका 10% मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि 10% एनर्जी चलो उसको मिल रहा है, तो 90% एनर्जी गई कहां। 90% एनर्जी हमारे मतलब डे टू डे लाइफ में जो हम काम करते हैं उसमें खर्च हो जाती है। समझ लीजिए मैंने अभी खाना खाया, ठीक है,
तो अभी मैं कुछ काम कर रहा हूं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो उसमें एनर्जी जो मुझे लग रही है वही 90% एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है, और अब कोई मुझे खाएगा तो उसको मेरे में से 10% एनर्जी ही मिलेगी। तो यही हमारा कहता है 10% लॉ। 10% लॉ किंडीमैन द्वारा दिया गया 942 में। इसमें कहा गया कि सिर्फ अगर कोई किसी को खाता है तो उसको, उस व्यक्ति का सिर्फ 10% एनर्जी मिलेगी, ठीक है, और बाकी 90% एनर्जी उसी ट्रॉफिक लेवल वाले बंदे के पास खत्म हो जाएगी उसके लाइफ प्रोसेस में, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो पहले आप इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आई होप आपने इसको कर लिया होगा। मैंने आपको बोला था कि 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, तो हमने ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिया। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लास, बायोलॉजिकल क्या था, नाम भी मैं भूल गया, 1 मिनट। उसको टॉपिक का नाम है क्या, टॉपिक का नाम है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, हाँ, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब पहले इसको लिख लेते हैं, फिर समझाता हूं। अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, द increase in concentration, harmful, आप भी मेरे साथ लिखिए, the increase in concentration of harmful chemical substances in the body of living organism, अभी तक हमने क्या क्या लिखा है, द इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ ईच ट्रॉफिक लेवल इन आ फूड चेन, ठीक है। तो इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट। अब देखिए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, द इंक्रीज इन, मैंने ये लिखा दिया कि द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, मतलब समझ लीजिए मैंने ये देखिए, जैसे कि ये रहा प्लांट, ठीक है, ये रहा, अब प्लांट को समझ लीजिए खाया ग्रास हॉपर, गॉट को खाया लायन ने, हमने इतना देखा। अब देखिए समझ लीजिए प्लांट में 1% हार्मफुल केमिकल्स, 1% हार्मफुल मतलब हानिकारक केमिकल सब्सटेंस था, हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस था, ठीक है। इसको तो गॉट ने खा लिया। अब समझ लीजिए गॉट में कितना हो गया, 10% गॉट में हो गया हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। तो अब जो लायन खाएगा ना, तो लायन में टोटल कितना हो जाएगा, लगभग समझ लीजिए लायन में हो गया 11%, ठीक है, या फिर इससे भी ज्यादा। अब देखिए प्लांट में 1% हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस था, फिर गॉट ने उसको खाया, तो गॉट में हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस समझ लीजिए और ज्यादा था, तो 11 हो गया, तो टोटल 10 हो गया, ठीक है। अब लायन में हम देखें, लायन ने गॉट को ही खा लिया डायरेक्ट, तो उसको और ज्यादा हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस मिलेंगे इन द बॉडी ऑफ द गॉट से और अपने बॉडी के अंदर, ठीक है। इसलिए नॉन वेजिटेरियन है, उनके जो कम जीते हैं, वो एक तरह से कहा जाए तो। आपने बहुत सारे हार्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स को देखा, हार्बीवोरस ह्यूमंस को देखा होगा, जो कि ज्यादा जीते अपनी एज से, ठीक है। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, वो उनकी जो आयु होती है, तो एज लिमिट होती है, कम होती है। समझ लीजिए अगर एक हार्बीवोरस एनिमल, जैसे कि समझ लीजिए आप किसी हार्बीवोरस ह्यूमन को ले लीजिए, और 100 साल जी रहा है, तो एक नॉन वेजिटेरियन जो वो ह्यूमन है, वो 60-70 साल ही जिएगा, ठीक है, नॉर्मली। क्यों? क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, उनमें हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस की मात्रा
ज्यादा होती है, मतलब वो हानिकारक, मतलब जो केमिकल होते हैं ना उसको ज्यादा कंज्यूम करते हैं फ्रॉम दी अनदर बॉडी, ठीक है, दूसरी बॉडी से ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस जो कि हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए उसको इनटेक कर लेते हैं, इसीलिए इनकी जो लाइफ होती है कम होती है। और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यही बताया है, मैग्निफिकेशन नाम ही देखिए ना, मैग्निफिकेशन मतलब किसी भी चीज को मैग्नीफाई करना, उसको बड़ा करना, तो ये बड़ा तो कर रहा है कि कंसंट्रेशन को, किसकी कंसंट्रेशन को, हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस को, ठीक है, फ्रॉम एक बॉडी से दूसरी बॉडी को, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे कि एक बॉडी में जो हार्मफुल केमिकल्स है उसको अगर किसी और ने खा लिया तो उसकी बॉडी में और ज्यादा हार्मफुल केमिकल हो गए, और अब किसी ने उसको खाएगा तो उसके बॉडी में और ज्यादा केमिकल हार्म करेंगे उसकी बॉडी को, ठीक है, इसलिए वो ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाएगा। तो इसी यही होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में सिर्फ आपको ऊपर वाला लिखना है, ठीक है, ना कि नीचे वाला। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ अब टॉपिक खत्म करते हुए अब हमारे लास्ट के कुछ टॉपिक रह रहे हैं। अब उसमें आएगा डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में आप लोग जानते हैं कि ओजोन लेयर क्या होता है? तो पहले हम लिखते हैं यहां डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं ओजोन लेयर है क्या। अब आप जानते हैं ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2, O2 ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ये दो ये देखिए ऐसे बना हुआ है ना, O प्लस O इक्वल टू O2 ऑक्सीजन, जो कि हमको सांस लेने में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखा जाए कि ये O2 समझ लीजिए दो ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन मिलके O3 बना लेता है, इसको कहा जाता है ओजोन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, पॉइजनस मतलब बहुत ज्यादा जहरीला होता है, ठीक है। लेकिन अब ये जरूरी क्यों है? हमारे अर्थ की आउटर लेयर पे प्रेजेंट रहता है, और ये क्या काम करता है, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा डिसीज कर सकते हैं, स्किन डिजीज, कैटरैक्ट, इम्यून सिस्टम को कमजोर करना, ऐसी कैंसर, ऐसी बीमारियां लाते हैं, तो उसी से ओजोन लेयर जो है हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर ओजोन लेयर यहाँ नीचे अगर प्रेजेंट होता तो हम लोग में भी मर जाते, लेकिन ये भगवान ने इस धरती को ऐसे बनाया है कि ये जो लेयर है हमको हार्म करने के बजाय हमको बचा रही है अल्ट्रावायलेट रेज से सन की, ठीक है। तो पहले हम एक चीज देखते हैं, चलिए चीजें लिखते हैं पहले, फिर उसको समझेंगे। ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन, and made up of, और बना है and made up of 2 ऑक्सीजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन के एटम से बना है, 2 ऑक्सीजन के एटम से बना है ऑक्सीजन, ठीक है, इसको ऑक्सीजन कहते हैं। अब उसके बाद देखें, ओजोन इज वेरी poisonous gas made up of, किससे बना है, made up of 3 ऑक्सीजन atoms but 15 किलोमीटर to 60 किलोमीटर अपर इन द एटमोस्फेयर, ठीक है, एटमोस्फेयर, व्हेन अल्ट्रा वायलेट रेज ब्रेक ऑक्सीजन, देन इट मेड ब्रेक ऑक्सीजन, देन इट मेड। हमने क्या देखा, ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए, और ये 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनती है। ओजोन क्या है, ये बहुत ज्यादा पॉइजनस मतलब जहरीली गैस है जो कि बनती 3 ऑक्सीजन के एटम से, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारे सराउंडिंग में बने तो हम मर जाएंगे, लेकिन ये सराउंडिंग में बन ही नहीं सकती। क्यों? इसको बनने के लिए जरूरी क्या है, ऑक्सीजन
प्लस एक ऑक्सीजन का एटम। अब देखिए एक ऑक्सीजन का एटम तो उतना मिलता नहीं है, तो अब ये एक ऑक्सीजन का एटम कहां से मिला? अब देखिए जब O2 में अल्ट्रावायलेट रेस पड़ती है, मतलब जब ये 15 टू 60 किलोमीटर अपर के साइड जो ऑक्सीजन हमारी प्रेजेंट है उसमें जब अल्ट्रावायलेट रेस पड़ती है तो जो O2 है वो कन्वर्ट हो जाता है O प्लस O में, ठीक है। तो अब ऊपर देखिए, अब जो एक ऑक्सीजन है, ठीक है, अब एक ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है उसी में ये एक ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है प्लस O, और फिर ये बना लेती है O3 जिसको कहा जाता है ओजोन लेयर, ठीक है। तो आप इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए इसको, ओके। चलिए आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा। तो हमने क्या लिखा, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी गैस है और ये ऐसे डबल O से बनती है, O2 कहते हैं इसे। और ओजोन जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बट ये ऊपर के साइड प्रेजेंट रहती है तो ये हमारे लिए कोई हार्मफुल नहीं है और हमको प्रोटेक्ट ही करती है, ठीक है। अब देखिए हम और लिखते हैं, अब हम और क्या लिखेंगे, ओजोन प्रेजेंट्स इन आवर अपर एटमॉस्फेयर and protect us from harmful UV मतलब अल्ट्रावायलेट रेज which comes from sun, ठीक है, this comes from sun। एंड अब किसमें क्या लिख सकते हैं, इट कॉजेस स्किन डिजीज, हमारी चमड़ी से जुड़ी हुई बीमारियां कर सकता है। कैटरैक्ट मतलब कह सकते हैं क्या, वो कैटरैक्ट आंखों में हो जाता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा। कैटरैक्ट डिजीज इन आइज and weak our immune system अगर कमजोर हो जाएगा तो हमारा जल्दी जल्दी हम बीमार पड़ेंगे। कैटरैक्ट तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन एक बीमारी है ये, आप याद रख लीजिएगा। हमने अभी इतना देख लिया कि ऑक्सीजन वो ओजोन लेयर बनती कैसे है, कि जब ऑक्सीजन के एक एटम पे जब ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है तो वो डिवाइड हो जाती है दो ऑक्सीजन के एटम पे, और वही दो ऑक्सीजन के एटम और ऑक्सीजन से मिलकर ओजोन लेयर बना लेते हैं। और इससे क्या क्या होता है, स्किन डिजीज हो सकता है। किससे स्किन डिजीज हो सकता है, हार्मफुल रेज ऑफ सन, ठीक है, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है सन से, उससे क्या हो जाता है, स्किन डिजीज, कैटरैक्ट डिजीज और आइस में हो जाती है और वीक कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम को। एंड ओजोन डिप्लेशन मतलब जो ओजोन लेयर हमें बचा रहा है ना, हम लोग उसी को खराब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी सुविधाएं के लिए ऐसी ऐसी चीजें बना रहे हैं जो कि हमारे नेचर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, और नेचर को जब खतरा होगा तो उसके अंदर जो हम लोग जी रहे हैं, हम लोगों पे अपने आप ही खतरा हो जाएगा। अब देखिए ओजोन डिप्लेशन कॉज्ड बाय किसके द्वारा, CFC का मतलब आप नहीं जानते होंगे, लिख दे रहा हूं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन which produces from refrigerator, एयर कंडीशनर और लगवाइए एसी। इसी के चक्कर में हमारा जो ओजोन लेयर है उस पर खतरा आ रहा है, और उस पर खतरा आ रहा है तो फिर हम पे भी खतरा आ रहा है कि जिस दिन ये ओजोन लेयर जो है बर्बाद हो गई पूरी तरह से, उस दिन जो सन से जो हार्मफुल रेस आ रही है डायरेक्ट ह्यूमंस पे पड़ेगी, प्लांट से पड़ेगी, और कोई यहाँ जीवित नहीं बचेगा इस पूरे धरती पे। तो इसी के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने घर में जितना कम से कम हो सके इन सब कूलिंग एजेंट्स का कम इस्तेमाल कीजिए, एयर कंडीशनर एंड कूलिंग एजेंट्स।
कूलिंग एजेंट्स। ये देखिए, अब देखिए मैंने क्या लिखवाया कि ओजोन जो है प्रेजेंट रहती है अपर एटमॉस्फेयर में, बता दिया तो 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर के रेंज में होती है, प्रोटेक्ट करती है हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से जो कि सन से आती है। और ये जो सन से आती है स्किन डिजीज कर सकती है, कैटरेक्ट डिजीज कर सकती है आइस में, और वीक कर सकते हैं हमारी इम्यून सिस्टम। ओजोन डिप्लीटेशन क्या क्यों होता है? सीएफसी की वजह से। सीएफसी क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि उत्पन्न होता है किससे? हमारे फ्रिज से, एयर कंडीशनर से, और जो कि कूलिंग देने का काम करते हैं उन सब डिवाइसेस से, ठीक है। बट लेकिन अब देखा जाए, अब जो ये न्यू जनरेशन आ रही है उसमें हमारी सरकार ने इस चीज को बहुत ज्यादा नोटिस किया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे ओजोन डिप्लीटेशन को बहुत खराब कर रही है, ओजोन को लेयर को बहुत बर्बाद कर रही है, डिप्लीट कर रही है इससे। इसलिए उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया जिसके द्वारा अब कोई भी मतलब देश ओजोन लेयर में को खतरा नहीं कर सकता। कैसे? कि अब वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल हो रहा था, अब इसकी जगह किसी और सब्सटेंस का इस्तेमाल होगा इन द कूलिंग एजेंट्स। तो मे भी जो लोगों ने अब पुराने फ्रिज, जो बहुत ज्यादा पुराने फ्रिजों को छोड़ चुका होगा और नए लिए होंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है, उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है अब, क्योंकि इस पे बैन लगाया गया है। तो पहले आप ये लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसको लिख लिया होगा, तो इसी के साथ अब हम एक चीज और लिख लेते हैं नोट डाल के। एक नोट बाकी है, इस नोट को पहले आप लिख लीजिए। नोट, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है, मतलब ये एक संस्था है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में हम ऐसे लिख सकते हैं यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ससीड, मतलब जीत गई थी किसमें? ससीड ऑन फॉरेन एग्रीमेंट। इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, ससीड ऑन फॉरेन एग्रीमेंट टू स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का मतलब जानिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन ऑल ऑफ, लिख लेते हैं, ऑफ ऑल कंट्रीज इन 1986। हमने क्या देखा? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है यूएनईपी, इसने सक्सीड हो गई थी फॉरेन एग्रीमेंट करने में, जिसमें क्या लिखा था कि प्रोडक्शन को बंद करो सीएफसी को हर कंट्री में से 1986 में। इसको कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल। आई होप दिस इज क्लियर है। लास्ट टॉपिक बचा है, पहले आप इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम लास्ट टॉपिक को आज ही खत्म करते हैं। तो आई होप आपने इसको कर लिया होगा। अब जो एक लास्ट टॉपिक बचा था उसको जल्दी से लिख लेते हैं, और फिर इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है अब खत्म हो चुका है। अब एक और बचा है, क्या? गार्बेज डिस्पोजल। अब और क्या तरीके हैं, जैसे कि हमारा जो गार्बेज है उसको तो डिकम्पोजर कर ही रहे हैं, और जो नहीं हो पा रहा उसका क्या करें? गार्बेज क्या बोलते हैं उसे? डिस्पोजल, गार्बेज डिस्पोजल। अब यहां लिखूं मैं तो बायो गैस प्लांट स्वेज ट्रीटमेंट, ओके, और कंपोस्टिंग लैंड फिलिंग्स, रीयूज, रिसाइकल। ये हमने 6 तरीके लिख लिए जिससे हम गार्बेज डिस्पोजल कर सकते हैं, 4 5 6। अब यहां पे थोड़ा लिख देता हूं मैं, देयर आर several methods are following, ठीक है।
तो हमने इतना देख लिया। अब हम चलिए पहले एक बार इसे समझ लेते हैं बायोगैस प्लांट क्या है। अब देखिए, जो मतलब गार्बेज होता है, कैसा गार्बेज जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है, वेस्ट, उसको हम बायोगैस प्लांट में दे सकते हैं। आपने गैस का इस्तेमाल किया हो, जो एलपीजी होती है हमारे घरों में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो तो खाना बनाने में यूज आती ही है, लेकिन ये बायोगैस जिसको बनाया जाता है क्या, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, ये भी हर चीज में काम आती है और ये सेहत के लिए भी अच्छी है। तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बायोगैस प्लांट का। बायोगैस प्लांट में बायोगैस बनाई जाती है फ्रॉम दी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब स्वेज ट्रीटमेंट क्या है, आपने देखा होगा हमारे मतलब ये जो देश है, हमारा धरती है, यहाँ पे पानी की कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि जो हम पानी यूज कर लेते हैं वो खराब हो जाता है। आप देखिए स्वेज ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो ये पानी जो हमारा खराब हो जाता है, नालों में जाता है, उसी पानी को इस स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट में साफ सुथरा करके उस पानी को इतना मतलब फिल्टर किया जाता है कि उसको दोबारा पीने योग्य बना दिया जाता है। मतलब जो हमने पानी यूज भी कर लिया, नाले में चला गया, गंदा हो गया, उसको इतना ज्यादा फिल्टर किया जाता है, इतना ज्यादा फिल्टर किया जाता है कि वो पीने योग्य हो जाता है। कंपोस्टिंग, देखिए कंपोस्टिंग मतलब होता है खाद बनाना। मतलब आप ऐसे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले लीजिए, मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कुछ कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी ले लीजिए और आपस में मिला दीजिए, ठीक है। उसमें गोबर डाल दीजिए और उसमें कुछ छोटे छोटे कीड़ा आते हैं, रेडवर्म्स खा जाता है, अगर उनमें आप उसे डाल देंगे तो वो एक खाद बन जाएगा, ठीक है। खाद बन जाएगा और आप अगर कोई भी प्लांट अगर 100 करना चाहते हैं जमीन में कहीं भी, और उसको खाद की जरूरत है, मतलब और ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो आप उसको वहां डाल देंगे कंपोस्ट को, तो वहां पे और अच्छे से प्लांट ग्रो करेगा। लैंड फिलिंग क्या होती है, समझ लीजिए हमारे मतलब जितने सारे वो होते हैं हमारे ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हम गड्ढा खोद के जमीन में बहुत बड़ा, उसके अंदर उसको कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम वो जो गड्ढा है भर देंगे। उससे क्या होगा कि ये जो गंदगी है ना, ये मतलब समय के साथ धीरे 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 अपने आप डिकम्पोज हो जाएगी। आपने सुना होगा प्लास्टिक को ज्यादा टाइम लगता है डिकम्पोज होने में, ज्यादा टाइम लगता है लेकिन वो हो जाएगा कुछ ना कुछ दिन बाद, ठीक है। और रीयूज मतलब समझ लीजिए आपके घर में पिन्नियां आती होंगी, मतलब सब्जी लेने जाते होंगे तो पिन्नी में ले लेते होंगे। तो अब देखिए, एक बार मैंने पिन्नी ले ली, फिर उसको मैंने कूड़े फेंक दिया, फिर ले ली कूड़े फेंक दिया, ऐसे नहीं चलता। आपने एक बार ले लिया उसे, तो आप उसे 5-6 बार यूज कीजिए, रीयूज बार बार यूज कीजिए, तो उससे भी उसका अच्छे से इस्तेमाल हो जाएगा। रिसाइकल समझ लीजिए आजकल ना बहुत सारे, जैसे समझ लीजिए कॉपी किताब हमारी होती है, लोग कबाड़ी में दे देते हैं। कबाड़ी में देने, कबाड़ी वाला क्या करता है, कबाड़ी वाला उसे कंपनियों में देता है और कंपनी वाले उसे रिसाइकल करके दोबारा नया बना के बेच देते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। तो मेरा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको चैप्टर कैसे लगा, कितना मजा आया चैप्टर करने में, ठीक है। तो इसी के साथ चलिए अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अब ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, तो चलिए आपका एक फेवरेट डायलॉग लिख देते हैं, द एंड, ओके। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और इसी के साथ साथ आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। तो इसी के साथ थैंक यू, ओके। तो अब हम अपने मिलेंगे प्रीवियस चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि अब देखते हैं कि कौन सा है। रिप्रोडक्शन वाला मैं सोच रहा हूं कि चालू करा दो आपका चैप्टर, तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम उसको चालू कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हम लोग को सपोर्ट करते रहिए। इसी के साथ बाय बाय दोस्तों।